आज हमने इस रेंज टेस्ट के जरिए दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। रोड तो बहुत बेकार है पर झटके बहुत कम लग रहे हैं। मेरी गाड़ी हो रही होगी चार्ज और मैं खेल रहा हूँगा गेम। अरे पापा ये तो कितने वाली है? इस 10% चार्ज करने का हमारा खर्च आया है 121 रुपए। अगर हम इस गाड़ी की रेंज के भरोसे रहते तो आज रात में इस एक्सप्रेस वे पे हम खड़े होते। सिस्टम फेलियर, कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर। अरे ये क्या आ रहा है भैया, ये और ये पूरा जितना दबा सकता हूँ दबा दिया है। इवन मैं खड़ा हो गया हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में है टाटा की नई कर्व, जिसका हम करने वाले हैं रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट। भाई इसको हमने फुल चार्ज कर लिया है 100%। देख रहे होंगे जियो बीपी का चार्जर है। 97% बैटरी थी और 5 मिनट में ही ये 100 पे पहुंच गई है। और अब हम इसको गाजियाबाद से लेके जाने वाले हैं आगरा की तरफ, जो कि यहाँ से करीब 250 किलोमीटर के आसपास है। तो भाई हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको 0% पे ले आए। और बहुत सारे लोग हैं जो कि क्लेम करते हैं कि टाटा की जो क्लेम रेंज है और जो रियल वर्ल्ड रेंज है उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो वही हम जानेंगे कि ये जो गाड़ी है जो कि लॉन्ग रेंज वर्जन में करीब 350 किलोमीटर की रेंज देती है, वो हमें कितनी रेंज निकाल के देने वाली है। इससे पहले कि हम अपना सफ़र शुरू करें, हल्का सा ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ। चाबी कुछ इस तरह की मिलती है, पीछे .ev की बैजिंग है और आगे आप देखेंगे ये जो चार्जिंग पोर्ट है ये यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप खोल सकते हैं हाथ से ही और बंद भी कर सकते हैं। 18 इंच के आपको व्हील मिल जाएंगे। फ्रंट लुक वैसे ओवरऑल नेक्सॉन जैसा ही आपको नज़र आता है। और यहाँ पर आपको दिए गए हैं प्लस स्टाइल वाले डोर हैंडल, लेकिन अनलॉक करने के बाद ना ये पॉपअप होके बाहर नहीं आते। आपको ऐसे करके दबाना पड़ेगा तभी आप इसको खोल पाते हैं। तो ये एक मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। पॉपअप होके बाहर आएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। कूपे स्टाइल ये SUV जिसको बोल रही है कंपनी, वो रखी गई है इसका डिज़ाइन लैंग्वेज। और बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो वैसे तो इसमें जेस्चर कंट्रोल भी आता है, पाँव से आप इसको खोल सकते हैं, बाकी चाबी से भी खोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग इसमें आपको मिलने वाली है। और ये जो बूट स्पेस है ये है 500 लीटर का, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आपकी फैमिली का सामान आ जाएगा, थोड़ा सा पड़ोसियों का भी सामान रखना चाहें तो वो भी इसमें आ जाएगा। ऊपर पार्सल ट्रे है और यहीं पर हमारा जो थोड़ा सा ही सामान था, एक दिन की ट्रिप है तो हमारा तो मोस्टली सामान ऊपर ही आ गया। बाकी अगर आपको लग रहा है ना ये जगह भी कम है, तो आगे भी फ्रंट स्टोरेज दी गई है, फ्रंक जिसको बोल देते हैं, वो है 11 लीटर से भी ज़्यादा का। तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा सामान इसमें रख सकते हैं। अब अपने ट्रिप मीटर को रीसेट करते हैं और अपने सफ़र को शुरू करते हैं। गाड़ी को चार्जिंग पे लगाते वक्त आप बोर ना हो उसके लिए भी इसमें पूरा इंतजाम दिया गया है। यहाँ आप देख रहे होंगे इसके जब ऐप्स आप खोलेंगे ना, ये जो डिस्प्ले दिया गया है 12.3 इंच का, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अमेजन प्राइम वीडियो तक है, यानी अगर आपको मूवीज़ वगैरह देखनी है वो देख सकते हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार है। इतना ही नहीं, अगर आपको गेम खेलने का शौक है तो वो भी इसमें दिया गया है। ये देखिए आप, ये देखो भाई मेरी गाड़ी हो रही होगी चार्ज और मैं खेल रहा हूँगा गेम। हमें अपना सफ़र शुरू करना है तो उससे पहले जो सबसे पहला काम है वो है ट्रिप मीटर को रीसेट करने का। ट्रिप ए आप देख रहे होंगे 31 किलोमीटर, इसको हम 0 कर देते हैं। यस, ट्रिप ए ट्रिप बी दोनों रीसेट हो गए हैं। ओडोमीटर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो 10,527 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है अब तक। यानी हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि जो गाड़ी जो टाटा कर्व 10,000 चल चुकी है वो उसके बाद कैसा परफॉर्म करती है। तो चलो भाई अपना जो है मैप उसको लगा लेते हैं, अपनी लोकेशन को। ये जो डिस्प्ले है इसको हमने वायरलेसली कनेक्ट कर लिया एप्पल कारप्ले से और यहाँ पर दिखा रहा है कि जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है 215 किलोमीटर दूर। सिंपली रिवर्स हमने लगाया और यहाँ आप देखेंगे 360 डिग्री जो कैमरा है उसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है। इस मामले में ना मैं टाटा की बिल्कुल तारीफ करना चाहूँगा। चाहे उनकी टियागो चला लो और चाहे उनकी चला लो हैरियर या सफारी, कैमरा क्वालिटी ऐसी ज़बरदस्ती मिलने वाली है। और इसमें 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। देखो इंडिकेटर देते ही ना इसमें जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है वो इसी डिस्प्ले में शुरू हो जाता है, ये भी बढ़िया है। और कई बार ना ये एक लेफ्ट साइड या राइट साइड में दिखता है, वहाँ उतना अच्छा नहीं लगता। सेंटर में दिख रहा है ना तो ज़्यादा मुझे हेल्पफुल साबित हो रहा है। और सामने थोड़ा सा ट्रैफिक जाम है, एक भाई का जो गन्ने की मशीन है वो जो है फंस गई है। मैं जाके हेल्प करा दे, जाओ भाई, इनकी हेल्प हमें ही करनी चाहिए। अगर हम ही हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो हमने अपने भाई को भेज दिया, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो भाई ट्रैफिक जाम लगने का ज़्यादा चांस है। काम बन गया है। गलती क्या है कि यहाँ ना एक फर्जी सा यूटर्न बना दिया, खुद से ही बना लिया ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे सवारियाँ फंस रही हैं, इसीलिए थोड़ा सा ट्रैफिक जाम है। भाई टाटा कर्व में ना आपको 2 बैटरी पैक मिलते हैं, एक 45 किलोवाट आवर और एक लॉन्ग रेंज जो हम चला रहे हैं 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला।
इसमें जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 502 किलोमीटर की MIDC रेंज क्लेम कर रही है, और वही हमें चेक करना है कि रियल वर्ल्ड में कितना मिल सकती है। पावर फिगर भी दोनों बैटरी पैक में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। छोटा वाला बैटरी पैक है, इसमें 148 bhp की पावर मिलने वाली है, और जो बड़ा वाला हम चला रहे हैं वो 165 bhp के आसपास की पावर आपको निकाल के देने वाला है, और इसमें 0 से 100 आप 8.6 सेकंड में पहुंच जाते हैं। हमें ये देखना होगा कि चार्ज कहाँ करेंगे, ऑन द स्पॉट हम डिसाइड कर लेंगे। दूसरी चीज़, हम कितने लोग हैं। हम टोटल 4 लोग हैं, या कह लीजिए 3 एडल्ट, एक बच्चा है, एक मैं हूँ, एक हमारे कैमरामैन भाई हैं, पीछे हमारे भैया लाइफ पार्टनर हैं, और एक हमारा बच्चा है। मम्मा बोला तो पता चल ही गया होगा। देखो भाई, सिटी में हम फिलहाल ड्राइव कर रहे हैं, और आप देख रहे होंगे ट्रैफिक ज़रूर है, भले आज संडे है लेकिन थोड़ा ट्रैफिक ज़रूर है। लेकिन इस गाड़ी का ना स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा लाइट है। बड़ी गाड़ी होने के बाद भी हमें ऐसा फील नहीं हो रहा कि कोई बड़ा सा वाहन हम चला रहे हैं। ईजिली हम मनूवर कर पा रहे हैं इस गाड़ी को। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो 186 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और जो मोस्टली हमारे दिल्ली NCR में ब्रेकर बने हुए हैं ना, उन पर ये ईजिली निकल जाती है। इसमें मतलब ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि आपको ज़्यादा रुकना है, कहीं पे बहुत स्लो करके निकालनी है। आप इजीली जैसे एक SUV को निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं। अभी हम ना रोड के एक पैची सेक्शन पे चल रहे हैं, काफ़ी अनइवन रोड है, झटके वगैरह हैं। यहीं पर दिखता है सस्पेंशन का असली काम, और इसका ना सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्टर साइड है, तो झटके थोड़े कम लगते हैं। चाहे तो आगे की बात कर लो या पीछे की भी बात करो। पीछे मैं पूछना चाहूँगा कि झटके लग रहे हैं क्या? बहुत कम लग रहे हैं। रोड तो बहुत बेकार है, पर झटके बहुत कम लग रहे हैं। अभी हम ग्रेटर नोएडा में चल रहे थे, और अब हम सीधा चढ़ गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे, जो सीधा हमें ले जाएगा आगरा की तरफ। और अब कोई मोड़ नहीं है आगरा जाने तक, सीधा हमें 186 किलोमीटर के आसपास चलना है। पापा, ये हाँ बेटा? सनरूफ कैसे खुलेगी? सनरूफ कैसे खुलेगी? हाँ। तो बच्ची की डिमांड है सनरूफ कैसे खुलेगी। बेटा, इसको खोलने का बड़ा बढ़िया तरीका है, कोई बटन नहीं है, आवाज पे खुल जाएगी। खोल के दिखाऊं? हाँ। हेलो टाटा, सनरूफ खोल दो। ये सरप्राइज। अच्छी लग रही है सनरूफ? हाँ। अरे पापा, ये तो कितने वाली है? देखो, बच्चों को ना सनरूफ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और स्पेशल बात यह है कि इसमें पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, जो कि प्रॉपर ओपन भी होता है। फिलहाल हम यमुना एक्सप्रेस वे पे इसको ड्राइव कर रहे हैं, और देखते देखते हमारे 50 किलोमीटर ना पूरे हो चुके हैं। आपको याद होगा कि जब हमने अपना सफ़र शुरू किया था तब ये दिखा रहा था कि 100% बैटरी में चलेगा 350, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है वो बदल चुकी है। 50 किलोमीटर चलने के बाद भी अभी दिखा रहा है कि 416 किलोमीटर अभी ये और चल जाएगी। यानी हमारी जो ड्राइविंग है वो इसके हिसाब से थोड़ी अच्छी है, थोड़ी बेहतर है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 133 वाट आवर पर किलोमीटर का एनर्जी कंजम्पशन हम फिलहाल कर रहे हैं, और जो बैटरी है वो बची हुई है 87%, और हम फिलहाल सिटी मोड में चल रहे हैं। तो आप हाईवे पे चलाएंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको फील आनी चाहिए, क्योंकि ये ईवी है, तो भाई आपको ना जो एक्सीलरेशन है वो बढ़िया मिलने वाला है, इंस्टेंट टॉर्क मिलने वाला है। और जब आप पेडल पे पाँव रखेंगे तो पावर इंस्टेंट आपको मिलने वाली है, और इस पावर का फ़ायदा आपको ओवरटेकिंग वगैरह में मिलता है। आप इजीली ओवरटेक कर पाते हैं, आपको गियर शिफ्ट वगैरह करने की कोई झंझट नहीं है। ऑटोमेटिक है, उसमें भी जो गियर शिफ्ट फील होते हैं वो भी टेंशन नहीं है। एकदम जो कंटिन्यूस पावर मिलनी चाहिए ईवी में वो आपको मिलती रहती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हम हाईवे पर ना 90-95 की स्पीड पे क्रूज कर रहे हैं। 100 से नीचे चलने में ना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन हम देखते हैं कि 100 प्लस जाने पे ये हमें कैसा फील देती है। तो 120 पर जब आप इसको चलाएंगे ना तो कोई बड़ा इशू तो नहीं आने वाला, हालांकि हल्का सा फ्लोटी फील आपको होने वाला है। मुझे लग रहा है रियर सीट पे ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा, उछाल वाला फील। बाकी ड्राइविंग सीट पे हाँ 120 तक कॉन्फिडेंस रहता है। अभी देखो मैं 120 पे ही ओवरटेक वगैरह कर पा रहा हूँ, लेन चेंज कर पा रहा हूँ। कूपे स्टाइल की वजह से जो बॉडी रोल है वो भी बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हो नहीं रहा इस गाड़ी में, क्योंकि इसमें दिया गया है एडास लेवल 2। तो हाईवे पर ना इसका क्रूज कंट्रोल इस्तेमाल करना तो बनता है। एडास की वजह से इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया है, तो वही लगाते हैं हम, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। इसको हमने कर दिया है 104 की स्पीड पे सेट, और इसमें स्टीयरिंग को थोड़ा सा छोड़ के देखते हैं कि कितनी करेक्शन मिलती है। देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लेन किस तरह की है, और ये बहुत प्रिसाइजली तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, लेकिन हाँ लेन में ज़रूर रख रहा है मुझे। लेकिन जहाँ लेन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है वहाँ इसको थोड़ा सा वक्त लग रहा है अपनी लेन में वापस जाने में। तो
थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, स्टीयरिंग पर हाथ रखें तो वो ज़्यादा बेटर है। इमरजेंसी में ज़रूर आपकी कई बार हेल्प करेगा, लेकिन फिर भी हाथ ही रख कर चलाएँ तो ज़्यादा बेटर है। स्पीड भी अच्छे से मेंटेन कर रहा है आगे वाले व्हीकल के हिसाब से। हमें 104 पे हमने सेट किया था और 81 पे हमें ले आया है आगे वाले व्हीकल के अकॉर्डिंगली। अपनी तरफ से स्पीड बढ़ाना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल हम सिटी और इको मोड ही इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंसी हमें चाहिए थी, लेकिन क्योंकि अब हम हाईवे पे चल रहे हैं तो थोड़ा सा थ्रिल तो बनता है, क्योंकि इसमें 3 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं। तो स्पोर्ट्स मोड लगा के देखते हैं, और स्पोर्ट्स मोड लगाते ही ना इसमें एक अलग सा फील आपको आने वाला है। जो गाड़ी अभी तक 90 पे चल रही थी वो सीधा चल रही है 110 120 पे। इको और स्पोर्ट्स मोड में एक बड़ा डिफरेंस आपको फील होने वाला। दोस्तों एग्जैक्ट 30% बैटरी हम यूज कर चुके हैं और आप देख रहे होंगे 70% बैटरी अभी बची हुई है। और हम जो रेंज अभी तक चले हैं वो हम चले हैं 116 किलोमीटर, और अभी दिखा रहा है कि 321 किलोमीटर की रेंज अभी भी बची हुई है हमारे ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से। और आगरा पहुंचने में जो हमारे किलोमीटर बचे हैं वो है 100। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें 116 हम चल चुके हैं, कह रहा है 320 के आसपास अभी और चलेंगे, तो ये कितने हो जाते हैं? ये हो जाते हैं भाई 436 किलोमीटर के आसपास। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ये इतनी नहीं चल पाएगी। 400 प्लस चल जाए वो भी बड़ी बात है भाई। देखो ताजमहल का बोर्ड सामने आ गया है और हमारा जो सफ़र है, जो हमने लोकेशन लगाई वो भी ताजमहल की लगा दी। तो 22 किलोमीटर दिखा रहा है, अभी बचा है 29 मिनट अभी हमें लग जाएंगे पहुंचने में। और देखते ही देखते भाई बैटरी जो है वो एग्जैक्ट 50% हमने कंज्यूम कर दी है। 50% बैटरी अभी और बची हुई है और अभी तक जो दूरी हम चले हैं वो है 196 किलोमीटर। 212 अभी और चलने के लिए कह रहा है कि चल जाएगी, लेकिन उस पर हम भरोसा अब नहीं करने वाले। हम इसी पर भरोसा करेंगे। 195 के भी हिसाब से माने ना तो 390 की रेंज लगभग मिल सकती है अगर हम इसी हिसाब से चलाते रहें। हाईवे पे चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। सीट भी बहुत अच्छी है, आप एकदम फंस के बैठते हैं इसमें। और अगर हम केबिन की बात करें थोड़ा सा प्रीमियम फील होती है आपको, चाहे आप इस टच स्क्रीन की बात कर लो, इसके टच रेस्पॉन्स की बात करो, तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी लैग कर रहा हो ये डिस्प्ले। साथ में ये स्टीयरिंग जो नया वाला है वो भी काफ़ी बढ़िया लगता है, साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। डिजिटल फुल्ली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसी में देखने को मिलती रहती है। बाकी वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है। और एक जो फेवरेट फीचर मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन फीचर वो है इसकी जो सीटों में मिलने वाला वेंटिलेशन है। दोनों फ्रंट सीटों में आपको वेंटिलेशन मिल जाता है, जिसका फ़ायदा आपको जो लॉन्ग जर्नी है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। तो दोस्तों फाइनली हम आगरा पहुंच चुके हैं और इस समय हम हैं ताजमहल की पार्किंग में। दिखाना चाहूँगा ये सफ़र हमने कितनी % बैटरी में पूरा किया। यहाँ आएंगे आप, 45% बैटरी बची हुई है, यानी 55% एग्जैक्ट बैटरी हमने खर्च कर दी है। और हम जो चले हैं 55% में 217 किलोमीटर चले हैं। और जो हमारा एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है वो है 136 वाट आवर पर किलोमीटर, और अभी दिखा रहा है 178 किलोमीटर की रेंज। तो ये जो सिचुएशन है हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो इसलिए क्योंकि जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो जो पहला चार्जर है वो सीधा ग्रेटर नोएडा में जाके है। जो ताज हाईवे है वहाँ कहीं भी हमें कोई चार्जर नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ से जो ग्रेटर नोएडा के चार्जर की दूरी है पहले चार्जर की वो है 180 किलोमीटर, और अभी दिखा रहा है 178 चलेगा, उसमें भी हो सकता है कम ही चले। तो मुझे लगता है हमें पहले आगरा में थोड़ा सा इसको चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वापस जा पाएंगे। फिलहाल हम गाड़ी को पार्क करते हैं और सीधा ताजमहल को एक्सप्लोर करते हैं। पार्किंग के बाद आपको एक गोल्फ कार्ट करनी पड़ेगी इस तरह की, जिसमें 20 रुपये पर पर्सन चार्ज आता है। ज़्यादा दूर नहीं, वैसे तो 1-1.25 किलोमीटर है, लेकिन अब इतनी दूर घूमने आए हैं तो क्या 20 रुपये से बचना। दोस्तों हमने आगरा का ताजमहल घूम लिया है और अब वो टाइम आ गया है जब हमें
अपने घर वापस जाना है। ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है ना, बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे है, पर चार्जर की जो संख्या है ना वो काफी कम है। मथुरा है और उसके बाद सीधा ग्रेटर नोएडा है, बीच में चार्जर नहीं मिल रहा हमें। इस पूरी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, आगरा में ही इसको 10% चार्ज करने वाले हैं और वो जो 10% चार्ज है वो हम आगे जाके माइनस कर देंगे। यानी जब इस गाड़ी में सिर्फ 10% बैटरी रह जाएगी तो वो उसका सीधा मतलब होगा कि अब गाड़ी जीरो हो गई है। तो ये हमारी मजबूरी थी फिलहाल करना, क्योंकि जीरो करेंगे तो भैया हम बीच में कहीं खड़े हो जाएंगे। तो उससे बेटर है कि यहीं पे आगरा में ही 10% चार्ज कर लो। तो भाई यहाँ एक ये 5 स्टार होटल है जहाँ पे चार्जर लगा हुआ है स्टैटिक का। ये रहा, सामने दिखाओ, ये रहा चार्जर, बहुत ही बढ़िया। ये है ITC मुगल होटल। भाई जैसा कि आप देख रहे हैं 43% बैटरी है और चार्जर पर हम आ चुके हैं। सामने स्टैटिक का चार्जर है और इसकी चार्जिंग को हम कर देते हैं शुरू। 43 है तो 53% ही हम चार्ज करेंगे। इसकी जो चार्जिंग है स्टार्ट हो गई है। सामने डिस्प्ले पे देखो, यहाँ जो है 53% बैटरी हमने चार्ज कर दी है और जो चार्जिंग है वो ऑटोमेटिकली रुक गई है क्योंकि हमने फीड कर दिया था 10% पे रुक जाए। और इस 10% चार्ज करने का हमारा खर्च आया है 121 रुपये स्टैटिक के चार्ज पे। 60 किलोवाट का ये फास्ट चार्जर था। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, मैं भी पूरा ध्यान रखूंगा कि 10% बैटरी को हम माइनस कर देंगे। जैसे ही 10% रह जाएगी समझ लो हमारे अकॉर्डिंग वो जीरो हो गई है। तो भाइयों अब वापसी के सफर के लिए पीछे भी बैठ के देख लिया जाए तो बात करते हैं कि भाई पीछे बैठने का एक्सपीरियंस कैसा है। तो मामला कुछ ऐसा है कि जो आगे वाली सीट है ना, मेरे से फ्रंट पैसेंजर वाली, उसको हमने थोड़ा आगे कर दिया है, ठीक ठाक आगे कर दिया है, जिस वजह से हमें बहुत ही अच्छा लेग रूम मिल रहा है। हालांकि उतना आगे नहीं किया कि कोई बैठ ना पाए, बैठ सकता है, लेकिन अगर कोई लंबा बंदा बैठ गया तब शायद लेग रूम थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन इस गाड़ी में प्रॉब्लम लेग रूम की नहीं है, प्रॉब्लम आएगी हेडरूम की, क्योंकि जो इसका कूपे स्टाइल डिज़ाइन है, जिस वजह से जो पीछे वाला पार्ट है वो नीचे झुकता चला जाता है, उस वजह से मेरे से लंबे बंदे जो बैठेंगे या जो फुल हाइट के बंदे होते हैं जैसे 6 फीट वाले, उनको होगी थोड़ी सी प्रॉब्लम। जैसे ही झटका लगेगा तो कहीं उनका सर टच होने का भी पूरा चांस रहने वाला है। तो ये है इसका एक नेगेटिव पॉइंट, जो कि बाहर से इसकी खूबसूरती तो ज़रूर बढ़ाता है लेकिन अंदर आके वो थोड़ी सी परेशानी कर देता है। लेकिन पीछे बैठ के क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं वो भी बताना ज़रूरी है। पहली चीज़ लेग रूम में ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरी चीज़ AC वेंट आपको रियर में दिए गए हैं। चार्जिंग के लिए एक टाइप C पोर्ट ज़रूर दिया गया है, लेकिन एक दिया गया है। अब नॉर्मली हम गाड़ियों में 2-2 चार्जिंग पोर्ट देखने लगे हैं, लेकिन ये जो एक दिया गया है ये ठीक ठाक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 45 वॉट की। तीसरी या चौथी कह लीजिए जो अच्छी चीज़ है वो है पैनोरामिक सनरूफ, जिसकी वजह से आपको काफ़ी खुला खुला महसूस होने वाला है। उसके ढक्कन को नहीं खोलना है, बस उसका जो ऊपर का कवर है उसको हटा दीजिए और अच्छा सा जो व्यू आपको आएगा उससे मज़ा आने वाला है। इससे अगला पॉइंट है पॉजिटिव, वो ये है कि जो पीछे की सीट है ना वो रिक्लाइन भी हो जाती हैं। ये देखो अभी ये देखो, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है। एक लीवर के ज़रिए मैं इसको और ज़्यादा रिक्लाइन कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी होगी, लेकिन हाँ आपका जो कंफर्ट है उसको बढ़ा देगी। तो फ्रंट सीटों का बैक है ना, उसमें कोई पॉकेट नहीं दी गई। ये छोटा सा फीचर है लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो ये एक मिसिंग फीचर है जो दिया जा सकता था लेकिन नहीं दिया गया। भले ही मैं फ्रेम में अकेला दिख रहा हूँ लेकिन मैं रियर सीट पे अकेला बैठा नहीं हूँ। तो हम क्या है, इसके कैमरे के एंगल को करते हैं थोड़ा सा चेंज। भाई जो गाड़ियों के रिव्यू करते हैं ना, उनकी बीवी बनने का एक नुकसान कह लो या फ़ायदा कह लो, वो ये है कि भैया हमें पीछे बैठ के भी सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। बहुत सारी महिलाएं नहीं लगाती हैं, उनसे मेरी गुजारिश है प्लीज़ लगाएं। बात आती है गाड़ी में कैसा कंफर्ट है। पूरे रास्ते मैं तो बैठा नहीं हूँ, मैं तो अभी भी बैठा हूँ। पूरे रास्ते जो 2 लोग बैठ के आए हैं वो ये दोनों मेरे साथ में हैं, ये एक नमूना और ये एक बड़ा नमूना। इन्हीं से पूछते हैं कि भैया कैसा मामला है पीछे का, तो कैसी लगी ये गाड़ी? अच्छी लगी, बैठने में कंफर्ट भी है। बस मुझे थोड़ी यही कमी लगी कि इसमें ना पीछे पॉकेट नहीं है। जैसे हम अपना फ़ोन रख देते हैं, बच्चों के बहुत सारे सामान हम इसमें रख देते हैं, जो मुझे ये थोड़ी कमी लगी इसमें कि पॉकेट होनी चाहिए थी। इनको तो एक कमी नज़र आई। बाकी कंफर्ट में कैसी लगी? मतलब झटके वगैरह बहुत सारे आते हैं हाईवे पे, उस मामले में एहसास तो हो रहा था झटकों का, पर बहुत कम।
यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। बाकी पीछे जगह कैसी है? ठीक है, हम जैसे लोगों के लिए बहुत स्पेस है। पीछे 3 लोग बैठ जाएंगे या 4 लोग? नहीं, 3 बैठ सकते हैं, 4 बैठ जाएंगे पर कंफर्ट नहीं रहेगा। आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा? सनरूफ। सनरूफ इसको सबसे अच्छी लगी है। भाई कुछ मामला ऐसा है कि कब रात हो गई चलते चलते इस हाईवे पे, इस एक्सप्रेस वे पे, हमें पता ही नहीं चला। 7:30 बज चुके हैं और फिलहाल की जो सिचुएशन है वो डिस्प्ले हमारी बता रही है कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 15% बैटरी बची है। और अगर जो 10% एक्स्ट्रा हमने चार्ज किया था उसको हम निकाल दे तो कायदे में देखा जाए तो सिर्फ लास्ट के 5% बैटरी रह गई है। और अब तक हम चल चुके हैं 373 किलोमीटर। और अच्छा हुआ भाई साहब कि हमने इस गाड़ी को जो है आगरा में ही 10% चार्ज कर लिया, वरना क्या होता अगर हम इस गाड़ी की रेंज के भरोसे रहते तो आज रात में इस एक्सप्रेस वे पे हम खड़े होते और हमारी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता, ना कोई सरकार होती ना कोई कार कंपनी होती। तो भाई थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और जो इसमें एग्जैक्ट रेंज दिख रही है या किसी भी गाड़ी में एग्जैक्ट रेंज दिख रही है, बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा मत करो। थोड़ा सा कैलकुलेट करो, थोड़ा सा आइडिया लगाओ और तब निकल जाओ। लेकिन बढ़िया बात ये रही इस गाड़ी की, जिसके लिए मैं इसकी तारीफ करूंगा कि भाई साहब वो 10% जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि हमने आगरा में चार्ज किया, उसको थोड़ा सा इग्नोर करें तो भाई लगभग इसने हमें आगरा पहुंचाने के बाद वापस भी अपनी मंजिल पे पहुंचा दिया है। आप देखेंगे सिर्फ 34 किलोमीटर दूर बचा है हमारा चार्जर और अभी जिसकी बैटरी बची है 15%, उससे ये अभी 60 किलोमीटर चल सकती है। यानी ये गाड़ी भरोसे लायक तो है, बस वही है आंख बंद करके भी भरोसा मत करना, थोड़ा सा कम चलेगी जितना ये दिखा रही है। दोस्तों एक चीज दिखाना चाहूंगा, इसकी एम्बिएंट लाइटिंग जो कि बहुत प्यारी है। देखो मतलब यहाँ पे लगता है कि टाटा ने अच्छा काम किया है और यहाँ पे तो दी है, इसके अलावा रूफ में जो लाइट दी है ना वो देखो यहाँ दी है, तो ये भी बड़ी प्यारी लगती है। 12% जिसको कन्वर्ट करे तो मतलब लास्ट के सिर्फ 2% बैटरी और हमें अब तक जो रेंज मिली है वो है 388 किलोमीटर की। लास्ट के 2% में कितनी चलती है वो भी देखते हैं। और भाई फाइनली जो है इसकी बैटरी 100% हमने कंज्यूम कर ली है, क्योंकि बची है लास्ट की 10% बैटरी जो कि हमने वहां पर चार्ज की थी आगरा में। उसको अगर हम घटा दें तो भैया 0% बैटरी अब इसमें रह गई है। यानी फुल चार्ज में जो हमें रेंज मिली है वो मिली है, अगर 400 मीटर और चल जाए तो कहें तो, क्योंकि 0% बैटरी पे भी थोड़ी बहुत चलती है, तो भैया कुल मिला के जो रेंज मिली है वो मिली है 395 किलोमीटर। ये 300 मीटर चलने वाली है। और जैसे ही 10% पूरे हुए तो भैया इसका तो कछुआ मोड एक्टिवेट हो गया है। अब ये 50 से ऊपर नहीं चलने वाली और हम चल रहे हैं भैया एक्सप्रेस वे पे। अब जो क्रूज कंट्रोल भी लग नहीं पाएगा। सिस्टम फेलियर कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर, अरे ये क्या आ रहा है भैया? सिचुएशन फिलहाल ये है, बैटरी 10% से कम है, मैं एक्सप्रेस वे पे हूं और ये 40 से ऊपर नहीं जा रही, 44 से ऊपर। ये देखो ये एक टर्टल मोड एक्टिवेट हो गया है। और मैं अगर कंपेयर करूं ना कंपटीशन से, मैंने विंडसर में भी देखा, उसमें भी अच्छी खासी स्पीड मिल रही थी, और भाई क्रेटा ईवी में भी मैंने देखा, लास्ट तक मुझे अच्छी खासी स्पीड मिलती रही। मेरा जो पंजा है ना ये देखो, ये है, और ये पूरा जितना दबा सकता हूँ दबा दिया है। इवन मैं खड़ा हो गया हूँ। लेकिन मजाल है जो गाड़ी 50-55 से ऊपर चली जाए। अभी 55 है, थोड़ा सा हल्का सा स्लोप आएगा तो 45 पर रुक जाएगी। ये हाईएस्ट स्पीड है इसकी। जैसे ही 9% हुए मैं दिखाना चाहूंगा 400 किलोमीटर कंप्लीट हो गए भाई। यानी अगर हम उस 0% को भी काउंट कर लें तो देखा जाए तो ये गाड़ी 400 किलोमीटर चल गई है। लेकिन एक बात जरूर है, ये जो स्पीड है ना हाईवे पे तो इरिटेट कर सकती है, लेकिन ऐसे सिटी ट्रैफिक में ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। मतलब नॉर्मली गाड़ियां ऐसी स्पीड पे चलती रहती है। तो गाड़ी का ये आइडिया रहा होगा कि भाई लास्ट के जो 10% होंगे, हो सकता है आप अपने डेस्टिनेशन से थोड़ा बहुत ही दूर हो, सिटी में चल रहे हो, उस हिसाब से इसको रखा गया है। साथ ही इस स्पीड की वजह से ना आपको रेंज थोड़ी और बेटर मिल जाएगी। यानी लास्ट के 10 किलोमीटर में ना आप अगर एवरेज 4 किलोमीटर का था तो हो सकता है ये 5 किलोमीटर पर परसेंटेज चल जाए। सबसे पहले बात भैया रेंज क्या मिली।
तो देखो, अगर जो 10% हमने आगरा में चार्ज किया था उसको हम घटा दें तो हमने आपको दिखाया कि 100 से 0% चार्ज होने तक जो रेंज मिली वो मिली 400 किलोमीटर की, जो कि भाई आज हमने इस रेंज टेस्ट के जरिए दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। दूसरा पॉइंट है भैया, खर्चा कितना आया, पैसा। तो मामला ये है, अगर हम टोल को अलग कर दें, क्योंकि आप पेट्रोल ले जाओ, डीजल ले जाओ, सीएनजी ले जाओ या ले जाओ ईवी, टोल तो लगने वाला बराबर। यहाँ बात ईवी की चल रही है तो रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं कि इसको ले जाने में कितना खर्चा आया। तो बात ऐसी है, इसको अगर आप घर पे चार्ज करेंगे तो 55 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। घर पर चार्ज करने में 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से भी देखें तो खर्चा आएगा भैया 385 रुपये। तो घर से 100% चार्ज करके निकलो, 385 रुपये वहाँ लग गए। इसके बाद आप आगरा पहुँच जाएंगे 55% बैटरी में, जिस तरह से हम पहुँचे। उसके बाद जैसे हमने 10% चार्ज की, आप भी कर सकते हैं, खर्चा आएगा 125 रुपये का, जिसके बाद आप अच्छे तरीके से अपने घर आ सकते हैं। हालांकि लास्ट के 10% जब बचेगा तब गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन आप अपने घर ज़रूर आ जाएंगे। डिपेंड करता है आप गाज़ियाबाद के, दिल्ली के या नोएडा के किस कोने में रहते हैं। अभी भी हम चाहते तो घर पहुंच सकते थे, लेकिन सेफली हमने इसको चार्जिंग पे लगाना ज़्यादा ठीक समझा। तो मोटी बात यह है, 385 प्लस 125 रुपये, कुल मिला के 500 रुपये में ये गाड़ी हमें आगरा लेके भी चली गई और वापस भी आ गई है। और देखो, एक 500 रुपये का नोट बच भी गया है, उसको आप शॉपिंग में लगा सकते हैं। तो इस तरह से भाई इसकी ये रनिंग कॉस्ट रही, इसकी ये रेंज रही, और बाकी जो अच्छी बुरी चीज़ें थी वो सारी हमने इस वीडियो में बता दी है। कैसा लगा ये वीडियो हमें अगर कमेंट में बता देना, क्योंकि मेहनत पूरी लगती है एक वीडियो बनाने। फिर भी अगर टाटा कर्व ईवी के बारे में आपका कोई भी सवाल है तो वो हमसे कमेंट में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।